गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत रोमन सभ्यता एवं संस्कृति को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो रोम की जो सभ्यता थी वो 1000 वर्षों से ज्यादा समय तक रोम में चली, जीवित रही। तो उसने विश्व को क्या क्या दिया, तो इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो रोम की जो सभ्यता थी, जो अति प्राचीन सभ्यता थी, उसने विश्व को क्या प्रदान किया है, क्या क्या चीजें हमें दी, तो उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हेडिंग डालेंगे रोमन सभ्यता एवं संस्कृति। रोमन सभ्यता एवं संस्कृति। रोमन सभ्यता एवं संस्कृति की विश्व को देन, विश्व को देन, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक देन के बारे में देख लेते हैं कि राजनीतिक देन क्या थी। विश्व की सभ्यता को जो है वो राजनीतिक देन क्या थी, इसके बारे में हम लोग देख लें। लेकिन उससे पहले एक व्यक्ति हुए हैं ट्रेवर। ट्रेवर महोदय ने क्या कहा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ट्रेवर ने कहा है कि रोम की सभ्यता ही पाश्चात्य सभ्यता की जननी है, यानी रोम की सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता की जननी है। जननी है यानी जो पश्चिमी सभ्यता का जो विकास हुआ है, जो यूरोपीय सभ्यता का विकास हुआ, उसकी जो जननी है वो रोम ही है। एक व्यक्ति हुए हैं फ्रीमैन। इनके क्या विचार हैं, इन्होंने रोम के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जो विश्व का इतिहास है, विश्व इतिहास की संज्ञा रोम, यानी जो विश्व में जो इतिहास आया है वो रोम की वजह से आया है, ये इनका मानना है। खैर चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका जो राजनीतिक देन है वो क्या है विश्व में। तो सबसे पहला राजनीतिक देन ये है कि 1000 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक जब रोम की सभ्यता ने शासन किया तो वहां पर राजतंत्र भी आया, गणतंत्र भी कुछ समय के लिए आया, एक तंत्र भी आया, और हमने वहां क्या देखा कि निरंकुश तंत्र भी आया। यानी शासन के सारे रूप हमको दिखाई दिए। 1000 वर्षों में राजतंत्र भी रहा, गणतंत्र भी रहा, एक तंत्र भी रहा, निरंकुश तंत्र भी रहा। तो हमने देखा कि शासन का सर्वाधिक जो प्रयोग है, शासन का सर्वाधिक प्रयोग रोम में हुआ। और जब इस शासन का सर्वाधिक प्रयोग रोम में हुआ, इन मानकों का सर्वाधिक प्रयोग रोम में हुआ, तो धीरे धीरे विश्व की जो अन्य सभ्यताओं का जन्म हुआ। तो उन सभ्यताओं ने कहीं ना कहीं इन्हीं प्रयोगों में से किसी न किसी एक प्रयोग को उन्होंने जो है समाहित किया, अपने अंदर लागू किया। तो विश्व की जितने भी सभ्यताएं आई तो उनमें जो शासन चला वो कहीं ना कहीं रोम के इसी शासन यानी इसी प्रयोग से वो जो था। अगला देखें, पहला काम तो ये हमें समझ में आया कि इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में दे दिया। दूसरे काम में हम लोग इनको देखेंगे, इन्होंने क्या किया। इन्होंने क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका द्वारा शासन चलाना,
हम लोगों के शहरों में नगर पालिका देखने को मिलती है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम। तो नगर पालिका द्वारा जो शहरों में जो शासन चलाने की जो प्रक्रिया थी वो हमको रोम से ही दिखाई दी। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि जो कार्यकारिणी सभा होती है, कार्यकारिणी सभा और जनसभा यानी जनप्रतिनिधि की सभा, जनप्रतिनिधि की जनसभा कही जनसभा, इनको पृथक करने का कार्य किया है रोम की सभ्यता में। पृथक करने का, जैसे अपने कार्यपालिका विधायिका अलग अलग है, उसी तरीके से वहां पर भी जो कार्यकारिणी सभा और जो जनसभा थी, इसको पृथक पृथक कार्य और अधिकार दिए गए, और यही चीजें विश्व की अन्य सभ्यताओं ने भी ग्रहण किया। आगे देखते हैं, कुछ शब्द हैं जैसे कि म्यूनिसिपल, एक ये शब्द है, एक शब्द है डिटेक्टर, डिटेक्टर। एक शब्द कभी कभी आता है इलेक्शन में, कैंडिडेट खड़े होते हैं, ये मेरा कैंडिडेट है तो कैंडिडेट हो गया। इलेक्शन, इलेक्शन हो रहा है, इस समय इलेक्शन हो ही रहा है। म्युनिसिपल, डिटेक्टर, कैंडिडेट, इलेक्शन, सिटीजन, सिटीजन, ऐसे जो राजनीतिक शब्द थे, राजनीतिक शब्द, इन शब्दों का जो उदय हुआ, यानी ये जो शब्द हैं जब आगे प्रचलन में आए तो ये विश्व को रोम की सभ्यता ने ही शब्दों को दिया है। यानी आज हम लोग जो कहते हैं कि मेरा कैंडिडेट है, इलेक्शन होने जा रहा है, वहां की सिटीजनशिप मेरी है, मैं डिक्टेटर हूं, तो ये शब्द जो हैं ये रोम की सभ्यता से ही आगे बढ़े और विश्व की अन्य सभ्यताओं ने इनको ग्रहण किया। अगले देखते हैं, पांचवा काम क्या रहा राजनीति के क्षेत्र में। हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंटाइन के समय पर, डियोक्लेशियन के समय पर भी हमने देखा कि वहां पे जो कानून थे, तीन टाइप के कानून हम लोगों ने पढ़े। पहला था जुस सिविल, जो दीवानी क्षेत्र से रिलेटेड था। दूसरा काम था जुस जेंटियस, जुस जेंटियस जो जुस सिविल जो दीवानी से रिलेटेड था। जुस जेंटियस जो ठेकेदारी, दहेज प्रथा जैसे कानूनों से रिलेटेड था। तीसरा था जुस नेचुरली, यानी जो स्त्री के अधिकारों की बात करता था। तो पहली बार जो कानून कोड देने का काम वो रोम की सभ्यता ने ही किया, और आगे चल करके यही कानूनी जो कोड थे वो यूरोप के सभी विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि पेरिस विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, प्राग विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए गए। और यही कोड आगे चल करके नेपोलियन ने भी इनको फ्रांस में आगे नेपोलियन कोड संहिता के नाम से बनाया, और इनकी आज भी पढ़ाई रोमन सभ्यता में होती है। यूरोपीय देशों में आज भी ये जो कोड बना दिए गए थे उनके आधार पर पढ़ाई होती है। तो इस प्रकार जो राजनीति के क्षेत्र में रोमन साम्राज्य ने भी बहुत कुछ हमारे विश्व को दिया। आगे देखेंगे कि इन्होंने दैवीय अधिकारों के सिद्धांत, दैवीय अधिकारों का जो सिद्धांत था, जिसको सल्तनत काल के बहुत सारे राजाओं ने भी अपनाया, मुगल काल के भी बहुत सारे राजाओं ने अपनाया, इसका मूल स्थान जो था वो रोम था। यानी जो दैवीय अधिकारों के जो सिद्धांत का जो जन्म हुआ है वो रोम से ही प्रारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे विश्व के सारे सुल्तान, राजा, बादशाह वो इसका पालन करने लगे। अगली हेडिंग पे हम लोग चलते हैं भाषा व साहित्य के क्षेत्र में। भाषा व साहित्य के क्षेत्र में देखिए रोम के लोगों ने इसमें क्या योगदान दिया है। सबसे पहली बात तो अगर हम लोग करें तो इन लोगों की जो मातृभाषा थी, मातृभाषा लैटिन थी, लैटिन। दूसरी बात करेंगे कि यूरोप के जितने भी साहित्य लिखे गए, धर्म ग्रंथ लिखे गए,
दर्शन लिखे गए, ये सब लैटिन भाषा में लिखे गए, लैटिन भाषा में लिखे गए। ये चीज हम लोग जान लें। दूसरे लैटिन भाषा ने क्या किया, उस समय जो मध्य युग था, मध्य युग चल रहा था, तो मध्य युग में एकता का कार्य किया, एकता का कार्य, मध्य युग में एकता का कार्य किया लैटिन भाषा ने। तीसरी चीज है लैटिन भाषा की बात देखें, जैसे आपकी स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, अंग्रेजी है, लैटिन इन सभी भाषाओं की जननी है। यानी ये सभी भाषाएं लैटिन भाषा से निकली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोम ने लैटिन भाषा के विकास से विश्व को बहुत सारी चीजें दी, धर्म, दर्शन, ग्रंथ, एकता, अनेकों भाषाएं लैटिन भाषा के विकास से, ये रोम की सभ्यता ही की देन है विश्व को। यूरोप में जितने भी बड़े और ग्रंथ जो लिखे गए, बड़े बाइबिल वगैरह भी जो लिखे गए, वो सब लैटिन भाषा में लिखे गए। आज भी लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, कई विषयों में हमें देखने को मिलता है। धर्म व दर्शन के क्षेत्र में योगदान, धर्म व दर्शन के क्षेत्र में योगदान। तो सबसे पहले हम लोग दर्शन की बात करेंगे। तो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे रोम में, जिनका नाम था सिसरो। सिसरो, अगर सिसरो की बात करें तो जो इनका दर्शन था वो फ्रांस और इंग्लैंड में भी पढ़ाया जाता था, फ्रांस और इंग्लैंड में पढ़ाया जाता था। सिसरो जो कि रोम की सभ्यता के बहुत बड़े दार्शनिक। आगे हम लोग बात करें सिसरो के अलावा, तो हम लोग देखेंगे एक व्यक्ति हुए वॉल्टेयर, ये फ्रांसीसी थे। इन्होंने कहा था चिंतन करना, चिंतन करना मतलब विचार करना। चिंतन करना हमारे हिसाब से मतलब होता है विचार करना। सिसरो ने ही सिखाया है, सिसरो ने सिखाया। इन्होंने सिसरो को इतना ज्यादा महान बताया, सिसरो ने सिखाया है। तो मैं कह सकता हूं कि विश्व में जो दर्शन विचारधारा का विकास हुआ है वो भी रोम सभ्यता की देन। दूसरी बात है धर्म की बात करें तो धर्म में देखिए उस समय वहां पे क्या था, ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म था। तो विश्व को ईसाई धर्म का प्रचार करना ये रोम से ही प्रारंभ हुआ। यानी ईसाई धर्म का प्रसार करना ये रोम से ही प्रारंभ हुआ था। इसीलिए आप देखिए कांस्टेंटाइन को वहां के जो धर्म प्रचारक थे उन्होंने ईसाइयों का देवदूत उन्हें बना दिया था और उनकी तुलना भारत के सम्राट अशोक से की गई, महान। तीसरी बात क्या थी कि जो रोम का पोप था, जो रोम का पोप था वो आगे चलकर यूरोप की राजनीति का संचालक बन गया, यूरोप की राजनीति का संचालक बनेगा। ये भी हम लोग आगे जब पुनर्जागरण पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो रोम का पोप था, इस धर्म का इतना ज्यादा विकास हुआ कि पूरे यूरोप में जो राजनीति होती थी, यानी किसी भी देश में कोई भी राजा अगर वो ईसाई धर्म की अवहेलना करता था तो यहां तक कि जो रोम का पोप था उसको उसके पद से पदच्युत कर देता। तो ईसाई धर्म का तो मैं कह सकता हूं कि जो पूरे विश्व में प्रचार हुआ है वो रोम सभ्यता की ही देन है। विज्ञान के क्षेत्र में देखिए रोम की क्या देन है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुसंधान की, खोज की। तो हमें यह पता चलता है कि जो रोम के लोग थे अनुसंधान के मामले में यूनानियों से आगे थे, यूनानियों से
आगे थे। ये हम लोग इनके बारे में जानते हैं। दूसरी चीज, विज्ञान के क्षेत्र में जो अस्पताल है जहां से हम लोग दवा लेकर आते हैं, अस्पताल की देन रोम की है। सबसे पहले अस्पतालों का जो सृजन हुआ है वो रोम में हुआ। तीसरी बात करेंगे, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है प्लिनी। प्लिनी ने एक किताब लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री काफी फेमस है। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है सेनेका। उन्होंने लिखा था नेचुरल क्वेश्चंस। नेचुरल क्वेश्चंस। एक इतिहासकार हुए हैं सेल्स। सेल्स ने लिखा है डी रे मेडिका। डी रे मेडिका। तो मैं कहूंगा कि ये जो किताबें लिखी गई हैं रोम सभ्यता में, कहीं न कहीं विज्ञान, वास्तुशास्त्र, विज्ञान, वास्तुशास्त्र और इसके अलावा इंजीनियरिंग जैसे विषयों से संबंधित थी। इसका मतलब है कि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, इंजीनियरिंग की जो देन है वो भी रोम की सभ्यता की देन है। और इसी के साथ आपका आज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता हुआ, कल हम लोग सेकंड चैप्टर पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।